हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं। ये आज की पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। ये रिलेटेड है इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड कतर कंट्री से। इसका कॉन्टेक्स्ट है कतर में 8 इंडियन नेवीज को दी गई डेथ सेंटेंस ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनाज। मतलब इस सस्पिशन पे, इन चार्जेस पर कि ये 8 इंडियन नेवी पर्सनल्स वहाँ पर जासूसी कर रहे थे, और इन डेथ सेंटेंसेस का फिर कम्यूटेशन थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये न्यूज़ अब इसलिए है क्योंकि कतर की कोर्ट्स ने अब ऑफिशियली इन डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया है। दीज डेथ सेंटेंस हैव बीन रिप्लेस्ड विद वेरिंग जेल टर्म्स। मतलब जहाँ पर पहले ये 8 लोग डेथ सेंटेंस थे, अब इनकी सज़ा के कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। अब इनको सज़ा नहीं पर जेल की सेंटेंस दी जाएगी। अब कितने समय की जेल होगी, दिस डिटेल्स रिमेन कॉन्फिडेंशियल एज ऑफ टुडे। और इन लोगों को अब 60 दिन का समय दिया गया है कि अगर वो इन सेंटेंसेस को अपील करना चाहते हैं तो दे कैन डू इट। इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस कोशिश में है कि इन लोगों को लीगल हेल्प दी जाए। अब इस इवेंट से रिलेटेड हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि कम्यूट का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन टू कम्यूट अ सेंटेंस। जैसा कि हमने बोला, कम्यूट करने का मतलब है एक सेंटेंस के नेचर को, एक सेंटेंस की सिवियरिटी को कम कर देना। टू रिड्यूस और चेंज अ क्रिमिनल पनिशमेंट सच एज प्रिजन टू अ लेस सिवियर वन। इसमें हो सकता है कि प्रिजन की सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और ऑल्टरनेट पनिशमेंट के साथ। ये आज की दूसरी न्यूज़ है और ये रिलेटेड है ईरान से। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। तो फ्रेंड्स, ईरान में कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। वहाँ के लोग जब अपने एक असैसिनेटेड मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ पर 2 बॉम्ब अटैक्स हुए हैं और उन बॉम्ब अटैक्स में कम से कम 84 लोगों की जान चली गई है। अब जिस व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, कासिम सुलेमानी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने 2020 में एक ड्रोन अटैक के थ्रू ईरान में ही असैसिनेट किया था। ये उस समय एक मेजर इवेंट था। अब पहले तो नहीं पता था कि ये अटैक किसने किए हैं, बट बाद में इट हैज़ कम टू द फ्रंट दैट इस्लामिक स्टेट हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस अटैक। अब यूनाइटेड स्टेट्स, जो ईरान का एक राइवल है, ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, उसने भी इस इवेंट पे कमेंट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इन अटैक को टेररिस्ट अटैक बोलकर डिस्क्राइब किया है। ईरान की आर्म्ड फोर्स ने इसे कवर्डली एक्ट बोलकर डिस्क्राइब किया है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इसे हीनियस एंड इनह्यूमेन बोलकर डिस्क्राइब किया है। और वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने बोला है कि ईरान इन अटैक्स का रिवेंज जरूर लेगी। अब कुछ ईरानियन ऑफिशियल ने बोला है कि इन अटैक्स में यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है और इजराइल का भी हाथ है। अब इस इवेंट में क्या अपडेट्स होते हैं, दिस रिमेन्स टू बी सीन। इंडिया ने भी इन इवेंट्स पर कमेंट किया है। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड शॉक एंड सैडनेस ओवर द डेडली बॉम्बिंग्स। इस इवेंट में जो भी होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है और है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों को जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में ज्वाइन किया था एज एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन अ प्री नवंबर 2005 रिक्रूटमेंट एड्स। मतलब नवंबर 2005 से पहले अगर कोई रिक्रूटमेंट एड आया था और अगर उस वैकेंसी में अप्लाई करके इन लोगों ने महाराष्ट्र में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, तो इन लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब एक ऑप्शन दिया है कि दे कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम, कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद बंद हो चुकी है उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। ये एक वन टाइम ऑप्शन है और इस स्कीम में महाराष्ट्र के स्टेट एम्प्लॉयज़ को रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है अपनी करंट रिटायरमेंट सैलरी की 50% वैल्यू पर। एज वी हैव सेड, महाराष्ट्र स्टेट में इस स्कीम को 2005 में डिसकंटिन्यू किया गया था और उसको रिप्लेस कर दिया गया था न्यू पेंशन स्कीम के साथ। इस न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में, और उस कंट्रीब्यूशन को ही स्टेट गवर्नमेंट भी मैच करती है। ओवर द टाइम ये इन्वेस्टमेंट्स एक्यूमुलेट होती हैं और रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को उसमें से रिटर्न्स मिलते हैं। दिस इज़ द न्यू पेंशन स्कीम। अब कई लोगों का कहना है कि इस न्यू पेंशन स्कीम के रिटर्न्स उतने नहीं हैं। इस न्यू पेंशन स्कीम में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बिल्कुल कम है, और इस न्यू पेंशन स्कीम के कंपैरिजन में ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज वेरी बेनिफिशियल।
पर पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट और यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम स्टेट की फाइनेंसेस पर काफ़ी बर्डन डालती है। और कई सारी स्टेट्स में अब जो ये टेंडेंसी है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या अपने किसी और रीजंस के लिए इस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा करने से ये गवर्नमेंट स्टेट के फाइनेंसेस और वहाँ की फ्यूचर जनरेशन को खतरे में डाल रही है। दिस ओल्ड पेंशन स्कीम इज वेरी क्रिटिसाइज्ड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक रिलेटेड है GS2 के टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज से। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है हेल्थ मिनिस्ट्री से। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बोला है कि वो अपने स्टेट से डाटा कलेक्ट करें कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूजिंग द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ऐसी कितनी सिंगल वुमेन है, चाहे वो डाइवोर्स्ड हों, विडोज हों या अनमैरिड हों, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर एक बेबी को कंसीव किया है। दे हैव सक्सेसफुली यूज्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और जो दूसरी डिटेल यूनियन गवर्नमेंट ने सभी स्टेट से मांगी है वो है कि उनको ये डाटा भी दिया जाए कि कपल्स और सिंगल वुमेन में कितने लोग हैं जिन्होंने सरोगेसी का यूज़ करके यूजिंग द सरोगेसी एक्ट 2021 बेबी को कंसीव किया है। अब गवर्नमेंट इस डाटा को यूज़ करेगी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए। और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने सिंगल और अनमैरिड वुमेन को भी अपनी इस असेसमेंट में काउंट किया है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 और सरोगेसी एक्ट 2021 के बारे में पढ़ लें। ये उन साल के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मेजर लॉज थे। इनकी डिटेल्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, यू कैन रेफर टू देम। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है स्पेस और साइंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन, जो इस समय रास्ते में है अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए। तो अब ये न्यूज़ इवेंट ये है कि कल सैटरडे तक एक्सपेक्टेड है कि ये आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। ये अटेन करने के लिए एक मनूवर होगा, यानी कि एक प्रोसेस होगा जो कि काफ़ी क्रिटिकल है, विच विल बी डन टुमारो। और जो भी अपडेट्स होंगे उसको संडे को हम ज़रूर कवर करेंगे। अब इस न्यूज़ इवेंट में बात की गई है L1 पॉइंट की, तो L1 पॉइंट को हम डिटेल में कवर करते हैं कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। तो लैग्रेंज पॉइंट एक सिंपल कंसेप्ट है। इमेजिन कीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड को कोई एक व्यक्ति खींच रहा है और राइट हैंड को कोई और व्यक्ति। तो अगर दोनों साइड से आपके हाथ पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तो ना तो आप लेफ्ट मूव करेंगे और ना तो आप राइट मूव करेंगे। लैग्रेंज पॉइंट भी ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज बॉडीज लाइक अर्थ एंड मून क्रिएट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। स्पेस में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। ये अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। आप डायग्राम में इसको देखकर समझ सकते हैं। ये L4 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L3 है और ये L5 है। जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर है और ये आदित्य L1 मिशन, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसकी डेस्टिनेशन है पॉइंट L1। अब ये L1 पॉइंट इस मिशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये L1 ऐसा पॉइंट है जहाँ से सन हमेशा विजिबल रहता है। यहाँ से कभी कोई सोलर या लूनर इक्लिप्स नहीं होते और ये सैटेलाइट वहाँ से सन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकती है और डाटा को कलेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, आदित्य L1 मिशन और बाकी और सभी कंसेप्ट्स जो डेली बेसिस पर न्यूज़ में मेंशन होते हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड OneNote नोटबुक में प्रेजेंट है और इन नोट्स को डेली बेसिस पर अपडेट किया जाता है। इन नोट्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है। यू कैन फाइंड ऑल सब्जेक्ट इन दिस नोट्स लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जियोग्राफी, न्यूज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज, environment and ecology, parliament and everything else. Friends, these notes are completely free and you can use them. Alright, let's move on to this next news. ये न्यूज़ रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है GS2 के टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर से। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने बोला है कि सेंटर का प्लान है कि इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के कवर को इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल इस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का इंश्योरेंस कवर उन बैंक्स को दिया जाता है जो बैंक एक्सपोर्टर को क्रेडिट देते हैं, पर अब गवर्नमेंट का प्लान है कि इस इंश्योरेंस कवर को डायरेक्टली इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा
जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के सेक्टर में, मतलब इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्टर। एंड यू शुड नो कि इंडिया हैज सिग्निफिकेंट जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंडिया की ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो, इसमें और ग्रोथ हो यूजिंग एक्सपोर्ट्स। इसलिए गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को इंश्योरेंस कवर देना चाहती है यूजिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इस कॉरपोरेशन को अभी हम कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट का प्लान है इस जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को $100 बिलियन के साइज का बना देना इन एक्सपोर्ट्स, और उसी के लिए ये पॉलिसी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ये भी बोलते हैं कि इंडिया के पास पोटेंशियल है एक प्रेफर्ड वेडिंग डेस्टिनेशन बनने का। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। इसका प्राइमरी गोल है इंडिया में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, और इन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है, अलग अलग स्टेप्स लेती है। इसके की फंक्शंस हैं, द की फंक्शंस ऑफ ECGCI इज क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस। मतलब अगर कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स के लिए लोन लेता है तो उस लोन से जुड़े रिस्क पर इंश्योरेंस दिया जाता है इस एंटिटी के द्वारा। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस देती है, और ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंश्योरेंस देती है। अब यहाँ पर इन फंक्शन की बात डिटेल में नहीं की गई है, बट नोट्स में ये डिटेल्स इलेबोरेटली प्रेजेंट है। आप इन डिटेल्स को नोट्स में रेफर कर लें। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड में सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई एक्सपोर्टर किसी ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, या पहले हो पर एकदम से वहाँ पर डिस्टेबिलिटी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड डिसरप्ट हो जाता है और चांसेस है कि उस एक्सपोर्टर को लॉस हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो से डील करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन उन एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस देती है। वहाँ पर कोई वॉर हो जाए, सिविल अनरेस्ट हो जाए, या कोई और कमर्शियल रिस्क, जैसे कि बायर इंसॉल्वेंसी, मतलब जिस व्यक्ति के साथ वो एक्सपोर्टर डील करता है उसकी कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है इन एक्सपोर्टर्स को ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्क से बचाना और उनको अनुमति देना, उनको सपोर्ट करना कि वो अपने बिजनेस को ओवरसीज में एक्सपेंड कर सके विदाउट अ फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। इसकी और डिटेल्स के लिए रेफर टू द नोट्स। ये न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है चाइना और उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, चाइना की बॉर्डरिंग कंट्री और इंडिया की भी बॉर्डरिंग कंट्री म्यांमार में कुछ फाइटिंग चल रही है। देयर इज एन अनरेस्ट। म्यांमार के नॉर्थर्न रीजन में कुछ लोकल ग्रुप्स ने वहाँ की मिलिट्री जनता पर अटैक्स कर दिए हैं। आई होप आपको पता है कि म्यांमार में कुछ समय पहले वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर खुद पावर को अज्यूम कर लिया था। तो म्यांमार के नॉर्दर्न रीजन में एक ग्रुप उस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और उनके बीच लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई में हो रही गोलाबारी में एक आर्टिलरी शेल, एक पीस ऑफ एक्सप्लोजिव मिसफायर होकर चाइना के एक प्रोविंस में गिर जाता है, जिससे वहाँ पर कई लोग इंजर हो जाते हैं। तो इस मिसफायर की वजह से चाइना में हुई इंजरी को लेकर चाइना की गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया है। चाइना की गवर्नमेंट ने बोला है कि चाइना वो सभी स्टेप लेगी जो उनको लेने पड़े अपने सिटीजन्स को सेफ रखने के लिए। अब ये एक माइनर न्यूज़ इवेंट है। इस इवेंट पर एग्जामिनेशन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पर इस न्यूज़ इवेंट से आपके माइंड में जो कंसेप्ट्स बनने चाहिए वो ये है कि म्यांमार में इस टाइम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का रूल है, वो रूल लेजिटिमेट नहीं है। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, चाइना म्यांमार को बॉर्डर करता है और इंडिया भी म्यांमार को बॉर्डर करता है। ये वो सभी कंसेप्ट्स हैं जो इस न्यूज़ को पढ़कर आपके दिमाग में बनने चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक और न्यूज़ है, ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है और रिलेटेड है चाइना से। तो साउथ चाइना सी में चाइना ने लाइव फायर ड्रिल्स करी हैं। ये ड्रिल की है चाइना ने अपने फाइटर जेट मिसाइल्स को शोकेस करने के लिए, मतलब अपने फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को शो करने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। पर इंटरेस्टिंगली इसी समय पर इसी रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं। तो हालांकि इन ड्रिल्स की वजह से चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ है, बट ये रीजन हॉटली कॉन्टेस्टेड है। इस रीजन में काफ़ी सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो कंटेस्टेड है, जिनकी ओनरशिप को एक से ज़्यादा नेशंस क्लेम करते हैं।
ऐसी ही एक लोकेशन जो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है वो है स्प्रैटली आइलैंड्स। इस आइलैंड को काफी सारे नेशंस क्लेम करते हैं। इस आइलैंड की बात करें तो ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, एज वी हैव सेड, यू कैन सी हियर। और इसको लेकर एक मल्टी नेशन डिस्प्यूट है। 6 नेशन, जिसमें चाइना इंक्लूडेड है, ताइवान इंक्लूडेड है, वियतनाम इंक्लूडेड है, फिलीपींस इंक्लूडेड है और ब्रूनेई इंक्लूडेड है। ये 6 नेशंस इस रीजन को लेकर एक डिस्प्यूट में है। अब ये रीजन इतना डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि बोला जाता है कि इस रीजन में ऑयल और नेचुरल गैस के रिच रिजर्व्स हैं। और इसी रीजन को लेकर पिछले कई समय से आप देखेंगे, ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है, कि फिलीपींस और चाइना के बीच काफ़ी मिलिट्री एस्केलेशंस हुई हैं पिछले ही साल। तो इन इवेंट्स की वजह से स्प्रैटली आइलैंड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में सेबी, अडानी और हिंडनबर्ग को लेकर दी गई जजमेंट। तो फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाई गई थी। उन एलिगेशंस को फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया। उन इन्वेस्टिगेशंस में अडानी एंटरप्राइजेस को क्लीन चिट दे दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया गया कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की गई है। और उन पिटीशंस को सुनते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर जजमेंट दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही हैज अपहेल्ड द रेगुलेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। मतलब उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है, जिस तरीके से वो की गई है उस तरीके में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में कोई इलीगैलिटी नहीं है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी नहीं है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस रूलिंग में, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में, सेबी की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अप्रोच पर कोई स्क्रूटिनी नहीं की गई है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं, इस पीस के ऑथर जुडिशरी को ही क्वेश्चन करते हैं, ये बोलकर कि जुडिशरी ने सेबी के इन्वेस्टिगेशन में लिए गए कैजुअल एटीट्यूड को, मतलब सेबी का इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा कैजुअल था, इस एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी कंपनीज के द्वारा किए गए रूल्स के वायलेशन पर भी कोई कमेंट नहीं किया। रूल्स का वायलेशन जैसे कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल, कि ये कंपनी का मालिक इतने % से ज़्यादा कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि अडानी कंपनीज ने इस रूल का वायलेशन किया है और अडानी कंपनीज सेबी के इन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिट से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर भी कोई कमेंट नहीं किया। और इस जजमेंट के बाद इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न है, अडानी कंपनीज में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो चिंता है कि क्या अडानी कंपनी सही में रूल्स को ब्रेक करती हैं और क्या फ्यूचर में उनको फिर से ऐसे लॉस हो सकता है, इन एस्पेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एड्रेस नहीं किया गया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखा गया है। कोर्ट में बोला जाता है कि सेबी ने सभी 24 में से 22 इन्वेस्टिगेशंस को पूरा कर लिया है और 2 और इन्वेस्टिगेशंस अभी पेंडिंग है, जिनमें फॉरेन रेगुलेटर्स का रोल है। कोर्ट में बोला जाता है कि सेबी ये बची हुई इन्वेस्टिगेशंस को जल्द से जल्द पूरा कर ले और कोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को हल्के में लेता है। और कोर्ट में बोला जाता है कि ऐसे किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट को प्रूफ के तौर पर नहीं समझा जा सकता, एट बेस्ट इसको एविडेंस समझा जा सकता है। तो इस पीस के ऑथर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को लेकर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। बोलते हैं कि जुडिशरी ने अपना काम ढंग से नहीं किया है इस केस में। वो ये बोलकर कंक्लूड करते हैं that justice must not only be done, but it must also seem to be done. फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंटली ईरान में हुई बॉम्बिंग्स, जिसको हमने इस एडिशन में इनिशियली कवर भी किया है। तो ईरान में 2 एक्सप्लोजन हुए हैं, जिन एक्सप्लोजन में 84 लोगों की जान चली गई है और ये ईरान की हिस्ट्री में आज तक का डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक है। और ये अटैक हुए हैं कासिम सोलेमानी, ईरान के पॉपुलर मिलिट्री जनरल के मेमोरियल इवेंट पर। इस व्यक्ति को, कासिम सुलेमानी को, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2020 में असैसिनेट किया था। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्लामिक स्टेट ने लिया है और कासिम सुलेमानी, जिनका ये मेमोरियल इवेंट था और जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ने 2020 में असैसिनेट किया था, इन व्यक्ति का एक क्रूशियल रोल था ये इंश्योर करने के लिए कि इस्लामिक स्टेट का ईरान पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन काउंटरिंग द इस्लामिक स्टेट इन ईरान। अब इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस अटैक ने वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन्स को और बढ़ा दिया है और एम्प्लीफाई कर दिया है। अभी कुछ समय पहले ही
लेबनान में भी एक ड्रोन अटैक में हमास लीडर की डेथ हो गई है, जिसके लिए इजराइल को ब्लेम किया जा रहा है। और उन हमास लीडर की डेथ को लेकर हिजबुल्लाह ने बोला है कि वो इसका बदला लेंगे। रेड सी में भी हूती अटैक्स हो रहे हैं, जिनको हम कवर भी कर रहे हैं अपनी इन एडिशंस में। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि वेस्ट एशिया में चल रही इन इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से, इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अभी ईरान में हुए इन अटैक्स की वजह से, रेड सी में हो रहे पायरेट अटैक्स की वजह से, हमास लीडर की असैसिनेशन की वजह से, इस सब इंस्टेबिलिटी के बीच इस्लामिक स्टेट को एक मौका मिल गया जिसका उसने फ़ायदा उठाया है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं ये कंक्लूड करके कि सभी पार्टीज़ को एक साथ बैठकर इंश्योर करना चाहिए कि चीज़ें ना बढ़ें, देयर इज़ नो डी एस्केलेशन, और ये केओस और एम्पलीफाई ना हो, और इस रीजन की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। Now that's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. Goodbye.